भारत में शादियां चल नहीं पा रही हैं। इनफैक्ट आधे से ज्यादा इंडियन मैन शादी करना ही नहीं चाहते हैं। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने यह कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। इंडियन मैन का मैरिज में ट्रस्ट ऑल टाइम लो पर है। पहले लड़कियां शादी करने से डरती थी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, बहुत सारे केसेस होते थे। आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको फर्जी केसेस में फंसाकर उनसे एलिमनी और भारी मेंटेनेंस मांगी जाती है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? कई लड़कियों ने तो इसे अपना बिजनेस बना लिया है। लड़की खुद 1 लाख से ज्यादा कमा रही है और एक्स हस्बैंड से भी 40 लाख ले चुकी है और उसके बाद दूसरे हस्बैंड से भी मेंटेनेंस मांग रही है। और ये रियल केस है। ये केस देखो, एक वाइफ ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी का केस डाला और इस केस में पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, हस्बैंड के 85 साल के फादर का नाम भी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ में ये केस सेटल करवाया। डिवोर्स की इतनी हॉरर स्टोरी सुनने के बाद लोगों को अब शादी करने से बेटर लगता है सिंगल रहना। शादी हो भी जाए तो अपने ही घर में इतने विलेंस हैं कि शादी चलने ही नहीं देते। एक तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ। ठीक है, इन तीनों की वजह से ये हो रहा है। कुछ लोग शादी से ज्यादा करियर को प्रेफरेंस देने लगे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से शादी इतना कॉस्टली अफेयर हो गया है और लाइफ ऑलरेडी इतनी अनसर्टेन है कि ये स्टेप वो लेना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। क्या भारत में शादी टूटने का रीजन अरेंज मैरिजेस हैं? क्या लव मैरिज इसका एक सोल्यूशन हो भी सकता है? आइए देखते हैं। भारत में मैरिजेस फेल कैसे हो रही हैं, ये जानने से पहले देख लेते हैं कि भारत में एक टिपिकल मैरिज होती कैसे। हमारे यहाँ पर आज भी मेजरली अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। 2018 के एक सर्वे में पता चला कि भारत में 90% मैरिजेस अरेंज होती हैं। तो एक अरेंज मैरिज होती कैसे? पहली बात तो भारत इतना बड़ा देश है कि कोई भी बात एक साथ सब लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे यहाँ पर काफी अलग अलग कस्टम्स और कल्चर्स भी हैं। लेकिन जनरली अगर देखो तो 25 की एज को हमारे यहाँ पर समझा जाता है कि अब शादी की उम्र हो गई है। घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि रिश्ता ढूंढना और करने में भी टाइम लगता है। आपने यूजुअली देखा होगा कि कोई ना कोई रिलेटिव रिश्ता बताता है। इन्हें बिचौलिया कहा जाता है, मतलब मिडिलमैन। ये मामा, फूफा, बुआ कोई भी हो सकते हैं। ये लोग दोनों फैमिलीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लड़के लड़की का बायोडेटा एक्सचेंज होता है और लड़के वाले लड़की को देखने पहुंच जाते हैं। इसके बाद बहुत सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। यूजुअली लड़की वाले देखते हैं कि लड़के वालों के पास काफी धन दौलत है कि नहीं, सोसाइटी में इनकी कितनी इज्जत है, और लड़के वाले देखते हैं कि लड़की वाले कितना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, दहेज कितना मिल सकता है। लेन देन की बात तो पहली मीटिंग में ही हो जाती है, लेकिन उसमें कोई लड़के वाला ये नहीं कहता कि हमें गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए। सबका एक ही डायलॉग होता है कि हमें तो बस 2 जोड़ों में लड़की चाहिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लड़की वाले भी अपनी लड़की की ऐसी इमेज बनाते हैं जैसे उससे सुशील और समझदार लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। फैमिलीज थोड़ी ओपन माइंडेड हो तो किसी मंदिर या रेस्टोरेंट में लड़के लड़की की भी एक मीटिंग करवा देते हैं, जिसमें आधा टाइम वो शर्माने में वेस्ट कर देते हैं और कोई मीनिंगफुल बात हो नहीं पाती है। इसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर शादी करवा दी जाती है। इस पीरियड में कुछ फैमिलीज लड़के लड़की को फोन पर बात करने के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में दोनों लोग सीधे शादी वाले दिन ही मिलते हैं। यानी बेसिकली दोनों लोग इसी भरोसे में शादी कर लेते हैं कि घर वालों ने ढूंढा है वो अच्छा ही होगा, या फिर घर वाले दबाव बनाकर इनकी चलने ही नहीं देते और अपनी मर्जी से जहां दिखे शादी करवा देते हैं। कोई अपनी एक्सपेक्टेशन, प्रेफरेंस, पास्ट, कैसी लाइफ जीनी है, क्या आदतें हैं, कुछ नहीं बताता है। पसंद या नापसंद के नाम पर बस फेवरेट कलर, फेवरेट फूड और फिल्म की डिस्कशन होती है। उधर घर वाले एक दूसरे को सटल तरीके से अपनी डिमांड बताना शुरू कर देते हैं और जो बात 2 जोड़ों में लड़की भेजने की हुई थी वो गाड़ी और 20 लाख के प्रोग्राम पे पहुंच जाती है। लड़की वाले पूरी कोशिश करते हैं कि लड़की को सास ससुर के साथ ना रहना पड़े, पहले ये लोग सेपरेट रहे, क्योंकि सासू माँ ने तो अभी से सेवा करवाने के पूरा प्लान बना रखा है, जबकि लड़की को तो खाने के नाम पर सिर्फ मैगी बनानी आती है। लेकिन इन सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए शादी करवा दी जाती है और रियल प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है। अब कहने को आजकल टाइम बदल गया है, लोग ओपन माइंडेड हो गए, पर लड़के की फैमिली की अपनी बहू से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज्यादा नहीं बदली है। आज के टाइम नौकरी वाली बहू तो सबको चाहिए क्योंकि साथ मिलके ही तो घर चलता है, लेकिन फिर भी यही एक्सपेक्टेशन है कि वो बहू पहले घर का काम करे फिर ऑफिस जाए, सुबह ऑफिस जाने से पहले सबका खाना बना दे और ऑफिस से आके भी सबके लिए खाना बना दे। इसके बाद लड़के के सारे काम भी वही करे क्योंकि उसे तो कुछ सिखाया ही नहीं गया है और इसी को तो मम्माज बॉय कहा जाता है। घर के कामों का सारा बर्डन अकेली लड़की पर ही डाल दिया जाता है। लेकिन आजकल जिस तरह से लड़कियों की अपब्रिंगिंग होती है वो लड़कों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यानी लड़कों को तो घर के काम सिखाए नहीं जा रहे थे, अब लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। इससे पहले आप मुझे मिसोजिनिस्ट कहो, मेरा पॉइंट ये है कि कुकिंग जैसी एक लाइफ स्किल सबको आनी चाहिए। आइडियली होना चाहिए कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाई जाए, कपड़े धोना सिखाया जाए,
लेकिन होता इसका उल्टा है। आजकल की लड़कियों को लड़कों की तरह रेस किया जा रहा है, यानी कि उन्हें भी बेसिक काम नहीं सिखाए जा रहे। तो अब दोनों ही लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए और दोनों को ही कुछ नहीं आता है। फिर जब यही लड़की शादी के बाद ससुराल आती है तो प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मदर इन लॉ तो सोच रही थी कि अब फाइनली मेरे बेटे का काम उसकी वाइफ करेगी और हमारी सेवा भी करेगी, लेकिन ये तो अपने काम भी नहीं कर पा रही है, मेड रखने की बात कर रही है। तो सबसे पहले तो सास ससुर का माथा यहीं ठनक जाता है। फिर मेंटेलिटी ऐसी है कि अंदर ही अंदर ये भी चल रहा होता है कि दहेज में कुछ लेकर नहीं आई है, इसको कंपेंसेट करने के लिए फिर उसको इनडायरेक्टली ताने सुनने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फिर चाहे वो कितना ही छोटा घर क्यों ना हो। इसकी वजह से उस कपल के पास बिल्कुल प्राइवेसी नहीं होती है। कंसल्टेशन चल रही है, दर्द निकल रहा है लेडी का, कहती गुरुजी टीवी ऑन करके करना पड़ता है रात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हो जाता है। कहते कलेश सुबह होता है, टीवी ऑन क्यों किया था इतने 10:30-11 बजे। आजकल सब लड़के और लड़कियों की काफी एस्पिरेशनल लाइफ हो चुकी है कि उन्हें कैसे रहना है और क्या पहनना है, और हनीमून पीरियड तो वो टाइम होता है जब उन्हें ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली फैमिलीज में एक नई बहू को कैसे रहना है इसके बड़े सारे रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सास ससुर ये तो चाहते हैं कि बहू घर संभाल ले, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर एक भी नहीं दी होती, फाइनल वर्ड भी उन्हीं का ही चलता है। ऊपर से आजकल सबको थोड़ा सा स्पेस चाहिए जो मिडिल क्लास परिवार में मिलता नहीं है। लड़की वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी बेटी को ससुराल में भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे उसे घर में ट्रीट किया जाता है, और अगर लड़की नौकरी कर रही है तो फिर उनकी काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। सबसे पहले तो उन्हें लड़का ऐसा चाहिए जो लड़की से 3-4 गुना ज्यादा पैसे कमाता हो। इसके बाद लड़की में भी एक अलग एटीट्यूड होता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट थोड़ी हूँ, इसीलिए एक एंटाइटलमेंट आ जाता है। इसके अलावा जो वर्किंग विमेन होती है उनकी लाइफस्टाइल काफी अलग हो जाती है। घर से जल्दी निकलना, लेट आना, बाहर का खाना पीना, और ये सब सास ससुर को अच्छा नहीं लगता, तो इस बात पे अलग से चिक मचती है। लड़कियों ने अपनी मदर्स को सेल्फलेसली घर के कामों में पिसा हुआ देखा है। बहुत सी मदर्स तो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़नी पड़ी। इसके बाद मैरिजेस में भी टेंशन थी, घर में लड़ाइयां होती थी, और ये सब हमारी जनरेशन की लड़कियों ने खूब ऑब्जर्व करा है। इसीलिए आजकल की लड़कियां पहले से ही सोच के रखती हैं कि अपनी शादी में वो किसी भी चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करेंगी, और ये जिद भी मैरिजेस को कॉम्प्लिकेट कर देती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सी चीज नोटिस की गई है कि नई नई शादी में लड़की की माँ काफी इन्वॉल्व होती है। नए घर की चीजें और तौर तरीके अपने आप फिगर आउट करने के बजाय सीधा मम्मी को कॉल जाता है, जिसके इंटेंशन गलत नहीं होते, बिकॉज उन्होंने खुद अपनी मैरिज में इतना कुछ सहा होता है, इतना सब देखा होता है। वो अपनी बेटी को जरा भी इनकन्वीनियंस फेस करते हुए नहीं देख सकती है। लड़की की माँ का ये रोल है कि उसमें उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो मैन ने करी हैं, मेल जेंडर ने, जो कि उसका पति है, पर वो अपने पति से बदला नहीं ले सकती, उसे मैन से बदला लेना है, दामाद से। वो ये कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए। इसीलिए लड़के वालों की ये भी काफी कॉमन शिकायत होती है कि लड़की के पास दिन में 10-10 बार माँ का फोन क्यों आता है। छोटी छोटी बात लड़कियां अपने घर पे फोन पर क्यों बताती हैं। आपने देखा होगा इस पर तो काफी सारी रील भी बनने लगी हैं, और यही चीज फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लड़का लड़की को उसकी माँ के बारे में कुछ भी बोल देता है, फिर लड़की लड़के के माँ के बारे में कुछ बोल देती है, और देखते ही देखते बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन सारी चीजों में मोस्टली लड़का पिसता है, क्योंकि एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ। कलेश कैसे स्टार्ट होता है? फीमेल कम्स तो फर्स्ट शो नहीं करती, महीना 2 महीना 4 महीना तो देखा जाता है। वो देखती है कि यार ये जो पति है ना, ये ठीक है, लेकिन ये ना इसकी माँ कुछ नौटंकी करती है। दैट इज उसकी नजर में नौटंकी है, और होती भी होगी। ड्रामा, चिल्लम चिल्ली, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, पैसिव एग्रेसिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अंग्रेजी के सारे वर्ड्स हैं। एंड ये हर बार ग्राउंड सीट कर देता है और ये बोलता है तुम इतना भी नहीं कर सकती मम्मी के लिए, इतना ही तो बोल रही थी वो, इतना तो हो सकता था, बस इतना इतना करता रहता है, मेरे पे हीरो बनता रहता है ये। तो ये ड्रामा करने की और ये न्यूसेंस करने की वैल्यू तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि वो स्त्री है तो मैं भी स्त्री हूँ, और स्त्री कुछ भी कर सकती है। डायलॉग हमने सुना है, ठीक है। और तीसरी स्त्री उसकी माँ है जो उसकी कोच है। पहले टाइम अलग था, कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, लेकिन फिर भी दोनों फैमिलीज कोशिश करती थी कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे। डिवोर्स का नाम तो लोगों को पता भी नहीं होता था। अपने दादा दादी से पूछकर देखो तो उनके लिए ये काफी नई चीज है। इनफैक्ट आपने अपने पेरेंट्स या मौसी या बुआ के बारे में भी ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि शुरू में वो बहुत परेशान रखते थे, काफी लड़ाई होती थी, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो सब कुछ ठीक हो गया। तो किसी भी कॉस्ट पर शादी चलाने का मतलब ये होता था कि मेनली लड़की को ही सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। वापस घर आने का या डिवोर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता था। घर के बड़े मिलके फैसला ले लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। बात ज्यादा आगे बढ़ जाए तो सीधा 100 नंबर पे कॉल किया जाता है और कोर्ट केस चलता है।
अब विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा सिस्टम है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका भी मिसयूज होने लगा और आजकल हम फेक केसेस ज्यादा देखते हैं जिसमें लड़कों के पास सफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पहले तो झूठे केसेस और एक्यूजेशन में सोसाइटी में बदनामी होती है, लड़की को चाहे टच भी ना किया हो, खुद पुलिस वाले और लॉयर एडवाइस देते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग केस बनाना है ना जी तो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी जितनी भी धाराएं लगती सब लगवा दो, फैमिली के सारे मेंबर्स का नाम लिखवा दो, भुगतना लड़के वालों को ही पड़ता है। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाते हैं, ना तो वो आदमी अपनी जॉब में फोकस कर पाता है और ना ही उसके घर पे उसे चैन मिलता है। एलिमनी में आजकल 20-30 लाख से तो डिमांड शुरू होती है। जो लड़की मॉडर्न और इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट बनकर डाउरी का अपोज करती थी वो एलिमनी लेने में 1 मिनट नहीं लगाती है, बल्कि कई लड़कियों ने तो इसे बिजनेस बना रखा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़की सिर्फ झूठे केसेस करती है और लड़के वाले एकदम दूध के धुले होते हैं, लेकिन जो जेन्युइन केस होते हैं ना जिसमें लड़की एक्चुअल में परेशान होती है वो लड़की हमेशा जल्दी से जल्दी उस लड़के और उसके परिवार से छुटकारा चाहती है। ये लड़के को जेल भिजवाने के लिए केस लड़ेगी, पैसा उसकी प्रायोरिटी नहीं रहता है। बहुत सारे मेन तो आजकल शादी इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपने आसपास कोई अगली डिवोर्स स्टोरी सुन ली है कि उन्हें सिंगल रहना ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। भारत में प्रीनअप का भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उनका कहना यह है कि अगर फंस गए तो इतनी मेहनत से जो कुछ बिल्ड किया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये न्यूज देखो, शादी के 1 दिन भी नहीं चली और एलिमनी में 50 लाख देने पड़े। जो शादी नहीं करना चाहते उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नीड्स भी बिना शादी के पूरी हो जाती है तो शादी करने की क्या जरूरत है। लाइफ इतनी अनअफोर्डेबल हो चुकी है कि भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है, बच्चे पैदा करने का क्या ही फायदा है। इसके अलावा एजुकेशन और करियर की वजह से शादी की जो एवरेज एज है वो भी काफी पुश हो चुकी है। मेरे हिसाब से भारत में मैरिजेस फेल होना सिर्फ ये रीजन नहीं है कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं, इसके मल्टीपल रीजन है। जिन लोगों ने लव मैरिजेस की होती है उनकी भी शादी में प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट कई केसेस में तो अरेंज मैरिजेस से ज्यादा लव मैरिजेस अगली हो जाती हैं, जहां उन कपल्स में मार पीट और गाली गलौज होती है। भारत में शादी फेल ना हो इसके लिए हमें सोसाइटल चेंज भी चाहिए और लॉ भी फेयर बनना चाहिए। सबसे पहले तो शादी की फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ऐसी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आए ही ना जिससे कि बात इतनी बिगड़े, और ये फाउंडेशन बनेगी कम्युनिकेशन से। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, शादी से पहले दोनों लोगों को एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने का मौका मिलना चाहिए और ये चीज अब पेरेंट्स को भी समझ में आने लगी है। इसीलिए ज्यादातर फैमिलीज अब लड़के लड़कियों को शादी से पहले मिलने देने लगे हैं। लड़का लड़की को ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि शादी वाली जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी ओपन और ऑनेस्ट हो। कोई आपसे सीधा अपनी बुरी बातें नहीं बताएगा, पास्ट के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए टाइम देना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मैंने ऐसा भी देखा है कि अरेंज मैरिजेस के थ्रू 2 लोग मिलते हैं, रिश्ता भी पक्का हो जाता है, लेकिन जब बाद में 2-3 महीने लड़के लड़की ने बात की तो उन्हें रियलाइज हो गया कि वो इतने कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए शादी कॉल ऑफ कर दी। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें लड़के लड़की की कुंडली मैच नहीं हो रही लेकिन उनके ख्यालात मैच हो गए, कंपैटिबिलिटी लगी और उसके बेसिस पर उन्होंने शादी कर ली और बढ़िया चल रही है। आपने शायद ये वाली क्लिप कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। The reason you get married is primarily to have children. Right. Now, which means that you are introducing One of the reasons. No, primarily. The others are, companionship, whatever, but primarily. So you are introducing this genetic strain into your, family line. Right. So you have to know. So I wanted to know what are the diseases running in his family. At what age did uncles in his family lose their hair? What did Kanchan Chachi die of? So I would keep asking him all this, and he probably thought I'm very concerned about his family. She's all the time, I think, Pintu Mama ko kya hua? All that. So I had this chart. That was one chart, the genetic chart. And this chart I found after my marriage on the second day. That's not true. No, you found another chart. There was a pros and cons of marrying him also. So I had all the advantages on one side and all the disadvantages. ये एक्चुअली में एक बहुत अच्छा तरीका है फिगर आउट करने का कि आप एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हो। हर पैरामीटर पर एक दूसरे को एनालाइज करो, एक दूसरे की क्या प्रेफरेंस है, वो आपस में कितनी मैच करती है, दोनों को कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कब चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले तो शादी के कुछ महीने बाद ही प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। लड़की के लिए करियर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या लड़की की जॉब के लिए लड़का रिलोकेट करना चाहेगा, दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लोन्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। ये टफ कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए अगर शादी कर रहे हो तो ये कॉन्वर्सेशन शादी से पहले करना बेहद जरूरी है। कई बार लड़की शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, तो इस चीज में क्या लड़का कंफर्टेबल है, ये बात भी शादी से पहले डिस्कस हो जानी चाहिए। शादी के बाद रहना कहाँ है, पेरेंट्स के साथ या अलग से रहना है? अलग से रहना है तो कौन कितने एक्सपेंसेस मैनेज करेगा, पेरेंट्स कितने दिन के लिए विजिट कर सकते हैं, दोनों की लाइफ में दोनों के साइड वाले पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्या आगे चलकर करियर चेंज करने का सोचा है, वेकेशन पर जाना या डाइन आउट करना दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
आपको एक दूसरे की आदतें नोटिस करनी पड़ेगी, रूटीन नोटिस करना पड़ेगा, सामने वाला इंसान किसी भी तरह के चेंज से कैसे डील करता है ये देखना पड़ेगा कि एकदम से पैनिक कर जाता है या फिर काम रहता है या फिर उसका रिस्पॉन्स माई वे और हाई वे वाला है, रिजिड है लाइफ में बहुत या सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको अपने पर्सनल बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरे के साथ बात होगी या एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जान पाओगे, एक दूसरे के साथ कितनी कंपैटिबिलिटी है उसका पता चलेगा। सिर्फ एक दूसरे के लुक्स या धन दौलत पर मत पिघल जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरी जिंदगी की बात है। इसके अलावा मैं 2 वीडियो जरूर रेकमेंड करूंगा, इनमें मैरिटल इश्यूज से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस हुई है, एक बार जरूर देखना। बाकी कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी और आपके शादी को लेकर क्या व्यूज हैं।